तो वो तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद को तस्वीर में भी नहीं रख रहे हैं, वो लालू प्रसाद के बारे में फैसला करते हैं, मीटिंग करके ये घोषणा करते हैं कि टिकट लालू प्रसाद ही बांटे। कांग्रेस का कहना यह है कि हम सीटें अपना बढ़ाएंगे, तो दूसरी तरफ जिसने बेहतर प्रदर्शन किया उसके सीटें या तो वहीं रखा जा रहा है या उसे घटाया जा रहा है। जब उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हो गई, जीतन राम मांझी से बात हो गई और चिराग पासवान से फाइनल बातचीत हो गई। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम बाबा वाणी में आपका स्वागत है। बिहार में जिस दिन का सबको इंतजार था वो दिन आज आ गया। आज बिहार चुनाव को लेकर नामांकन की जो प्रक्रिया है उसका आज पहला दिन था। कई सारे सवाल हैं और सीधे बाबा से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बाबा हैं। क्या कुछ कहेगा बाबा, किस तरीके से देखते हैं आज नामांकन का पहला दिन था? देखिए, चुनावी प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है और जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई उसके साथ साथ हम समझ सकते हैं कि मैंने चुनाव जो है अपने परवान पे है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम चरण के जो मतदान की तिथि घोषित हो गई है, दूसरे चरण की घोषित हो गई है, नामांकन की आज प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बावजूद अभी तक दोनों ही बड़े गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता और उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया। बिल्कुल। अंदाजे पर कुछ भी कोई कह दे कि ये चुना गए, इनको मिल गया सिंबल, इनको मिल गया, लेकिन सिंबल जो है अभी तक किसी को नहीं मिला, घोषणा नहीं हुई है। घोषणा नहीं हुई है और अभी भी उधेड़ बुन जारी है। इस बीच में आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन से जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल। अगर है नहीं भी था तो उसे ठीक कर लिया गया है। जैसे आप समझिए, धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में कमान देने के बाद एक तरह से समझिए कि एक बड़ा दाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खेला था। बिल्कुल। और उस पूरी तरह से वो उनका फैसला जो है वो सही नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो भी बातें चल रही थी या जिस तरह का माहौल भी था, कुछ बातों को लेकर के जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये नाराज है, वो नाराज है, चिराग नाराज है, मांझी नाराज है, ये सारी चीजें अब पटल पे दिखाई दे रही है। आपको पता होगा कि चिराग पासवान के साथ भी बातचीत हो गई है, कई राउंड की बातचीत हुई है और बातचीत में पटना से लेकर दिल्ली तक बातचीत। बिल्कुल। इस बीच में आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी स्पष्ट कर दिया था कि वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो हैं ही यहीं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के उम्मीदवारों के चयन तक में जो माथापच्ची हो रही थी उससे निकल करके एनडीए गठबंधन अब चुनाव की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल। फिर से एक राउंड की बात उपेंद्र कुशवाहा से हुई, जीतन राम मांझी से हुई और दिल्ली में चिराग पासवान से हुई। चिराग पासवान से बातचीत के बाद सीट शेयरिंग के समझौते और जो बाकी के डिमांड थे वो सब लगभग फाइनल कर लिए गए, जिसकी चर्चाएं हम पहले भी कर चुके हैं। ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा, ये 4 लोग और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 लोग, विनोद प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान थे, विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी। बिल्कुल। ये 8 लोगों की एक बैठक हुई और ये बैठक हुई तब जब उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हो गई, जीतन राम मांझी से बात हो गई और चिराग पासवान से फाइनल बातचीत हो गई। यानी कि लिस्ट जब आपके हाथ में होगा तो चर्चा आप उसी पर करेंगे, किसे कौन सीट छोड़नी है, किसे कौन सीट नहीं छोड़नी है, इन सारे विषयों पर बातचीत होनी थी। और ये बात लगभग जिस तरह का माहौल देखने को मिला। और इस मीटिंग के बाद पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मीटिंग की, उस मीटिंग के बाद फिर जदयू के जो बड़े घटक दल हैं उनके साथ बैठक हुई और इस बैठक के बाद सीटों के साथ साथ उम्मीदवारों पर भी बहुत हद तक बातचीत हुई। बिल्कुल। किसका कहाँ मजबूत उम्मीदवार है, कहाँ किसको सीट बदलना पड़ेगा, अदला बदली कहाँ होने वाली है, ये सारी चीजें हो गई हैं। और जो हमारे पास सूचना आ रही है उसमें सीटों का भी आंकड़ा तय हो चुका है, किसे कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग संभावित जो नंबर है वो हमारे पास आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको दूसरी बात भी बताना चाहेंगे। बिल्कुल। हम बताना चाहेंगे कि महागठबंधन के तरफ जो लगातार ये बताया जा रहा था कि सबसे ज्यादा निश्चित महागठबंधन है और महागठबंधन एज लेकर के चल रहा है, अचानक से महागठबंधन के भीतर ही एक तरह से सही समझिए तो सुनामी आ गई है। सुनामी इसलिए आ गई है कि तेजस्वी यादव पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दबाव एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना यह है कि आप हमारी सीटें दे दीजिए जितना हम मांग रहे हैं, बाकी की सीटों पर आप जिसको जो देना चाहिए दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। यानी 70 से लेकर के 75 सीटें आप हमको दे दीजिए और बाकी जितनी भी सीटें आप अपने पास रखना चाहते हैं, जितने में अपने साथी दलों को संतुष्ट करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। बिल्कुल। ये बात सुनकर के सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो वाम दल परेशान हुआ है, क्योंकि वाम दलों का प्रदर्शन पिछली बार बेहतर रहा था। 29-30 सीटें उन्हें मिली थी और 16 जीत करके आए थे, यानी 50% से ज्यादा। कई बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। स्ट्राइक रेट उनका बढ़िया था। तो ऐसे में वो चाहते थे कि इस बार उन्हें 35 से 40 सीटें मिले, लेकिन वाम दलों को
सीटें बढ़ाने की जगह पर उनकी सीटें यथास्थिति रखने की बात की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस का कहना यह है कि हम सीटें अपना बढ़ाएंगे, तो दूसरी तरफ जिसने बेहतर प्रदर्शन किया उसके सीटें या तो वहीं रखा जा रहा है या उसे घटाया जा रहा है। उसके साथ साथ सीटों की अदला बदली की भी बात की जा रही है। इसमें सीपीएम ने किया है क्या कि सीपीएम ने अपने जो जीते हुए उनके कैंडिडेट हैं उनको सीधे कह दिया कि अब जाइए चुनाव मैदान में उतरिए, कोई सीट शेयरिंग का समझौता हो या नहीं हो, आप अपना तैयारी कीजिए, नामांकन दाखिल करने का। ऐसी बातें आपको आरजेडी में भी सुनने को मिल रही होंगी कि आरजेडी ने भी अपने कई लोगों को कह दिया है तैयारी। आरजेडी के पास भी अभी करीब 69 68 उनके पास जो है अभी भी विधायक बचे हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों का तो टिकट कटेगा और कुछ लोगों के सीटों की अदला बदली भी होनी है। लेकिन एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने जो जीते हुए विधायक हैं उनको बता दिया है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस ने तो अपनी सीटें तैयार कर ली है। 35 सीटों का आपने सुना भी होगा कि 35 सीटों पर उसने उम्मीदवार फाइनल कर लिया। बिल्कुल। जो जिनको कह दिया गया कि आप जाइए अपनी तैयारी कीजिए, कागज पत्र रेडी कीजिए। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कागज पत्र को लेकर के भी हम एक एपिसोड करेंगे कि कौन कौन सा कागज आपको चाहिए, क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से कौन सा फॉर्म भरिएगा तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा, किस काम के लिए कौन सा फॉर्म भरना, ये तो प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये जो झंझावात आया है, जो प्रेशर बढ़ रहा है तेजस्वी यादव के ऊपर, उससे तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने आज जब हम खबर कर रहे हैं उसके कुछ ही घंटों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। हालांकि एक दिन पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे जिसमें उन्होंने कई घोषणाएं भी की, नौकरी दे रहे थे। आपको याद होगा कि हर घर से लोगों को पकड़ पकड़ के, जैसे पहले हमारे पिताजी कहा करते थे, हमारे पिताजी सेना में थे तो ट्रेनिंग कोर में थे, तो वो बता रहे थे कि हम लोग के समय में होता क्या था कि गांव में हमारी टीम जाती थी और पकड़ पकड़ करके मजबूत जवान सबको ला करके पकड़ के जबरदस्ती सेना में ले आके भर्ती करते थे। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव ने भी वही बात कहा है कि वो अब भर्ती करेंगे, लोगों को पकड़ पकड़ के हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल। अब आप समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी देंगे तो लगभग 5 करोड़ लोगों को नौकरी देना पड़ेगा। अब 5 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए वो क्या व्यवस्था करेंगे, उसके लिए उनको कितना समय चाहिए, 20 महीने के अंदर देंगे, 20 महीने के अंदर देंगे। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो उन्होंने कहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की हैं, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन इन घोषणाओं से बड़ी बात ये हुई है कि कुछ लोग नाराज चल रहे थे जनता दल यूनाइटेड से हो या जनता दल यूनाइटेड का जो नया जो कहा जाए कि कोर टीम बनी है उस टीम को लेकर के। वैसे कुछ लोगों ने राजद का दामन थामा है, जिसमें एक पूर्व एमपी है संतोष कुशवाहा। बिल्कुल। हालांकि पार्टी के बहुत सारे एक्टिविटीज में वो दूर दूर तक नजर नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया था। 2014 में चुनाव जीत करके आए थे जब नीतीश कुमार बड़ी मुश्किल में थे, या पूरा एकदम लहर चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और नीतीश कुमार तुरंत एनडीए से अलग हुए थे, तो वो जीत करके एक सीट दिए थे, जिसकी चर्चा भी उन्होंने की। राहुल शर्मा है, जगदीश शर्मा के पुत्र हैं, घोसी से चुनाव लड़ने की इनकी भी तैयारी चल रही है, ये भी शामिल हुए हैं। इसके बाद अजय कुशवाहा है और चाणक्य प्रकाश रंजन है। ये चौंकाने वाला नाम हो सकता है। गिरधारी यादव हैं, उनके पुत्र हैं जो एमपी हैं जनता दल यूनाइटेड से। जनता दल यूनाइटेड को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है नीतीश कुमार, जो फैसले हुए हैं उस फैसले से भी पूरा संतुष्ट है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो तेजस्वी यादव का एंगल है वो ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव अलग से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि पिछली बार वो कांग्रेस के कारण सत्ता में नहीं आ पाए थे, 70 सीटें कांग्रेस को दिया था, मात्र 19 पर जीत दर्ज की थी। यही कारण है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे भी कई कारण है जिसको हमने बता दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक इंटरव्यू आपने किया है, मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं। आपने आईपी गुप्ता का एक इंटरव्यू किया है। आईपी गुप्ता लगातार ये बातें कह रहे थे कि अगर उन्हें एनडीए गठबंधन उनको आरक्षण दे देती है, जो आरक्षण छीना गया है वो दे देती है, तो ऐसी स्थिति में वो बिना शर्त एनडीए गठबंधन का समर्थन करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो 7 से 10 सीटें उनको चाहिए। आपसे बातचीत के दौरान उन्होंने जो बातें कही वो मैंने सुना। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें हैं जो आईपी गुप्ता लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि उनको 10 सीट महागठबंधन में चाहिए। कांग्रेस और राजद मिलकर के उनके लिए 10 सीट का जुगाड़ करें। कांग्रेस का कहना यह है कि आप अगर आईपी गुप्ता को सीट देते हैं तो 50% हमसे काट लीजिए, क्योंकि आईपी गुप्ता पहले
कांग्रेस में हुआ करते थे। जब आरक्षण उनका छीना गया तब से उन्होंने आंदोलन को और तेज करते हुए अपनी पार्टी बना ली। बिल्कुल। इसके बाद आईपी गुप्ता 10 सीट मांग रहे हैं, तो ये सीट कहां से आएगा, कौन देगा, ये भी एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ अभी भी आपने देखा होगा आरएलजेपी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसको किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं किया गया है। उसको लेकर के ये मानना था तेजस्वी यादव का कि सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कांग्रेस का कहना यह है कि हम इस झमेला में पड़ेंगे ही नहीं। आपने पशुपति कुमार पारस से बात किया है, आप समझिए पशुपति कुमार पारस को क्या दीजिएगा, क्या दीजिएगा, भैया हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए। बिल्कुल। इसके अलावे एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके लिए भी कांग्रेस का मानना यह है कि एक आध दो सीटें अगर छोड़ने की बात हो अपनी तरफ से तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी एडजस्टमेंट तो तेजस्वी यादव को ही करना है। सबसे बड़ा झंझावात जो है वो ये है कि ये जो नए दल महागठबंधन में प्रवेश कर रहे हैं, इनकी सीटें कौन एडजस्ट करेगा, और यहाँ आकर के पूरा का पूरा झमेला जो है वो शुरू हो चुका है। पूरा महागठबंधन पूरी तरह से समझ लीजिए तो एक जगह आकर के ऐसे जगह मोड़ पे खड़ा है जहां से रास्ता नहीं दिख रहा है कि दाएं जाए, बाएं जाए, आगे जाए, पीछे जाए। बिल्कुल चौराहे पर खड़ी है, और इस चौराहे पर आप देख लीजिएगा आज से कल तक कोई बड़ा फैसला आपको देखने को मिल सकता है। कांग्रेस 1 इंच भी टच से मस होने के लिए तैयार नहीं है, और तेजस्वी यादव के पास कांग्रेस को छोड़ने का और बाकी 3 लोगों को अपनाने का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर ये तीनों विद्रोह करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका घाटा महागठबंधन को ही होगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर इनको सीटें दी जाती है तो तेजस्वी यादव को अपनी सीटें घटानी होंगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि इस पूरे माहौल में जो चक्रव्यूह रचा गया है, इस चक्रव्यूह में कांग्रेस कैसे निकलती है, तेजस्वी यादव कैसे निकलते हैं, वाम दल जो लगातार अपने उम्मीदवारों को कह रहे हैं कि जाइए आप चुनाव की तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपको नॉमिनेशन फाइल कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से महागठबंधन के भीतर एक बड़ा विवाद, बड़ा बवाल है। तो मेरा सवाल उसी से रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि वाम दल के जो शीर्ष नेता है वो कह रही है कि आप जाके मैदान में तैयारी करिए, ठीक है, जब नॉमिनेशन होगा भर दीजिएगा। उसी तरह आरजेडी भी लगभग अपना फाइनल कर चुकी है, कांग्रेस भी फाइनल कर चुकी है, लेकिन ऐलान कोई नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी अगर अकेले ऐलान कर देती तो विद्रोह की संभावना है पार्टी? बिल्कुल, विद्रोह की संभावना तो पूरी तरह से है। आप देखिए कि अभी मैंने बहुत सारी बातें मैंने बताई, और कुछ इसमें रह भी गया। जैसे आप मुकेश सहनी की बात करिए, बिल्कुल मुकेश सहनी के उम्मीदवार पिछले 1 सप्ताह से, जहां तक मेरी जानकारी है, कि मौर्या होटल और फलाने होटल में जाकर देख लीजिए उनके उम्मीदवार जिससे उन्होंने वादा किया है, जिन्होंने उनकी पार्टी को सींचा है, पार्टी को 0 से ऊपर तक लेकर के आए हैं, वैसे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अगर मुकेश सहनी उनको टिकट नहीं देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना विद्रोह होगा। बिल्कुल, विद्रोह तो आप राजद कार्यालय और लालू प्रसाद के घर के सामने भी देख रहे हैं। और आप समझ लीजिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद को तस्वीर में भी नहीं रख रहे हैं, वो लालू प्रसाद के बारे में फैसला करते हैं, मीटिंग करके ये घोषणा करते हैं कि टिकट लालू प्रसाद ही बांटेंगे। आप जिस व्यक्ति को पोस्टर से गायब कर दिए, आप करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं कि मतलब जो हंगामा हो, झंझावात हो, बवाल हो, उसके लिए आप लालू प्रसाद को यूज कीजिएगा। बिल्कुल, जबकि आपको पता है कि टिकट बांटने में 3 ही लोगों का उसमें मुख्य भूमिका है, बिल्कुल तेजस्वी यादव का, संजय यादव का, और आप समझ ही रहे हैं, तो उनकी पूरी टीम उसमें लगी हुई है। दूसरी तरफ आप एक चीज समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यहाँ आकर के चेकमेट हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अपनी सीटें भी अनाउंस कर दी, 12 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने जा रही है। उसने कह दिया कि मुझे 12 सीटें चाहिए, जिसमें तारापुर है, कटोरिया है, मोतिहारी है, मनिहारी है, चकाई है, झाझा है, पीरपैती है, ठाकुरगंज है, बांका है, रुपौली है, जमालपुर है, बनमनखी और रामनगर है। इन सीटों पे उसने अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। अब देखना दिलचस्प ये है कि महागठबंधन जहां एक तरफ फंस गया है, वहीं एनडीए गठबंधन में जो सीटों का आंकड़ा आ रहा है, आपको याद होगा मैंने बहुत पहले 3 फार्मूला दिया था। मैंने एक फार्मूला दिया था कि 100 से नीचे अगर लोग आते हैं, 2 बड़े दल बीजेपी और जेडीयू, तो बाकी के लोगों को और लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे कहा जा रहा था तब कि मुकेश सहनी को भी लाया जाएगा, लेकिन अब वो सब स्थितियां खत्म हो गई हैं। एनडीए के 5 पांडव पांचों एक दूसरे से एडजस्ट कर चुके हैं, और ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग के समझौते में 101 से लेकर के 102 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 102 से 103 सीट तक जेडीयू को, इसमें 2 सीटों का फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ 2 सीटों का होगा, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें 26 से 28 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को जा रही है, बिल्कुल। इसके अलावा 7 से 9 सीटें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को, और 5 से 8 सीट
RLM को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और अगर ये दल सोचते हैं कि कहीं अलग जाकर के अपने लिए कोई रास्ता तैयार करेंगे या 2020 की तरह करेंगे, तो 2020 का परिणाम सबको पता है क्या हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन से बाहर जाकर के वेट किया था कि एनडीए में उनको मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। चिराग पासवान भी 140 सीटों के आसपास लड़के देख लिए, एक सीट जीत करके आए, हालांकि उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। 12-13 हजार वोट हर विधानसभा में लेकर के आए थे, और करीब 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर हार जीत के फैसला में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो ये सब बातें तो है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको सत्ता में रहना है, प्रदर्शन बेहतर करना है, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और इसके लिए एनडीए गठबंधन के लोगों ने मन बना लिया है। बाकी महागठबंधन के प्रदर्शन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जो टारगेट सेट किया गया है 150 प्लस एनडीए गठबंधन की तरफ से, उसमें महागठबंधन के जितना ज्यादा बिखराव महागठबंधन होगा उसका फायदा मिलेगा, और जितना अधिक बिखराव होगा उतना सीटें एनडीए गठबंधन की बढ़ सकती है। बिल्कुल। आप प्रशांत किशोर की बात कीजिएगा तो प्रशांत किशोर की स्थिति वो नहीं रह गई है, उनके खेमे में विद्रोह शुरू हो चुका है। और इन सभी बातों को लेकर के जो तेजस्वी यादव ने खेल करने का सोचा है, इसमें अंतिम में ये भी बातें हो सकती है। एक बात मैं अंतिम में कहकर निकल जाऊं कि अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो तेजस्वी यादव को अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए बाकी के 3 दल जो हैं, RLJP, JMM, IIP, इन तीनों दलों को एडजस्ट करने की कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और इन दलों को एडजस्ट करने के बाद लड़ाई थोड़ी मजबूत हो सकती है। ये बातें स्पष्ट नजर आ रही है। देखिए, हमारे साथ बाबा मौजूद थे, और किस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग जो है वो हो गया है, लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से खेल किया है और नई पार्टियों की एंट्री हुई है, उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेगी। बाबा वाणी देख रहे थे आप, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।